हेलो नमस्कार भाई लोगों। तो क्या हाल है आप सभी जनों के? सभी भाई लोग मस्त हैं। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। और इससे पहले अनुपात और समानुपात की 2 क्लासें हो चुकी है अपने। 2 से 3 क्लासें हो चुकी है और 2 से 2 क्लासों में पहले स्टार्टिंग के 2 क्लासों में मैंने आपका बेसिक पूरा किया था कि आपका अनुपात क्या होता है, समानुपात के बारे में बताया था। फिर कल के इससे अगली क्लास में तीसरी क्लास में मैंने आपको पूरा इसके बारे में और कौन कौन से टाइप बन सकते हैं वो, और आज की क्लास में भी यही होगा। कुछ और टाइप है वो भी अपन पूरे करेंगे और एक क्लास और होगी जिसमें कोई अदर टाइप मिसलेनियस टाइप के कोई क्वेश्चन बन जाए तो वो क्वेश्चन मैंने रखे हैं अगली क्लास में इसके बाद में। तो टोटल 4 या 5 क्लास होगी रेशो एंड प्रोपोर्शन की, और इसके बाद आपका रेशो एंड प्रोपोर्शन खत्म हो गया। और इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे एवरेज टॉपिक। ओके, एवरेज टॉपिक होने के बाद में आपके मैथ पे अच्छी कमांड आ जाएगी, क्योंकि आपका बेसिक मैंने परसेंटेज आपका हो गया, रेशो हो गया और एवरेज हो गया। ये तीनों अगर आपने ढंग से पढ़ लिए और इस पर प्रैक्टिस हो गई तो आगे के जो टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, SI CI, उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपको फ्रैक्शन का पता है, आपको रेशो को पता है, आपको एवरेज पता है कि कंसेक्यूटिव नंबर क्या होते हैं, लगातार संख्या चलती है तो उनका एवरेज क्या होता है, वो सब पता चलेगा। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और आप क्वेश्चन को एक बार समझ पाओगे मेरे तरीका। फिर मैं प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ इजी से शॉर्ट तरीके भी यूज करूंगा तो वो भी आप समझ पाओगे कि हाँ इस प्रकार से भी होता है, अपने जैसे एवरेज परसेंटेज में करा था। तो ये टॉपिक हो गए। अब आपको क्या करना है कि जैसे कि आपकी एक क्वेरी भी है कि सर आपने प्रत्येक टॉपिक जो कराया टाइप उसके 2 या 3 क्वेश्चन लिए। तो मैंने 2 और 3 क्वेश्चन इसलिए लिए हैं, क्या है कि एक तो है कि यहाँ पे कम है, क्लास की लेंथ जो है वो कम है। तो इससे क्या होता है कि क्लास की लेंथ कम है तो मैं उतने ही सवाल करवा पाता हूँ उसके क्लास में कि जितने करवाने चाहिए। अगर एक टाइप पे मैं 10-10 सवाल करवाऊंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एक ही टॉपिक के 20 से 30 क्लासें चल जाएंगी, तो इतना अभी टाइम भी नहीं है अपने पास में। इसलिए 2-3 क्वेश्चन करवाता हूँ। और ये जो 2-3 क्वेश्चन करवाता हूँ मैं आपको, ये हर टाइप के है। मतलब उसमें लैंग्वेज कितनी बढ़ सकती है। अगर एक टाइप पे 3 क्वेश्चन करवा रहा हो तो तीनों टाइप कवर हो गए। इसके ऊपर कोई भी टाइप आपके नहीं बनेगा, उसी में ही लैंग्वेज में नहीं बनेगा आपका कोई भी क्वेश्चन। ये मैं लेके चलता। और आपको क्या करना है कि आपको अब प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे टॉपिक अब परसेंटेज खत्म हो गया, कल परसों में आपके अनुपात और समानुपात भी खत्म हो जाएगा। तो आपको अब क्या करना है कि जो मैंने पढ़ाया हुआ है उनको तो आप एक बार वीडियो देख लो। फिर आपको मैंने 2-3 बार भी वीडियो अगले वीडियो में बता चुका हूँ कि आपको क्या करना है कि दिशा पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर की मैथ की बुक आती है, जिसमें राजस्थान के सारे एग्जाम LDC हो गई, आपके सहायक ये महिला परिवेशक हो गए, आपके LDC होगी, और आपके कौन सी पटवार हो गई, RS हो गई, इनमें जितने मैथ के क्वेश्चन आते हैं वो सारे उसमें दे रखे हैं। तो उनको क्या करोगे कि उनको आप करोगे। यहाँ से पहले परसेंटेज का जैसे आपने टॉपिक पढ़ लिया, परसेंटेज का टॉपिक पढ़ने के बाद में आप क्या करोगे कि दिशा पब्लिकेशन करोगे, उसमें जो परसेंटेज के सारे टाइप है वो कवर करोगे। उसमें से अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप फिर से इस पे यूट्यूब चैनल पे, अपने यूट्यूब चैनल पे आओगे, फिर देखोगे कि सर ने कैसे करवाया है, मैंने इसको कैसे करवाया है, वो ढंग से देखूँ, फिर वहाँ पे अप्लाई करोगे, तब आपकी अंडरस्टैंडिंग हुई, तब आपको समझ में आएगा, तब आपका जो मैथ का डर है वो धीरे धीरे बाहर जाएगा। और आपको मैं कह रहा हूँ पर प्रैक्टिस तो आपको बहुत करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस नहीं करोगे मैथ आपकी नहीं होगी स्ट्रॉन्ग। प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैथ प्रैक्टिस मांगती है। जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो उतने क्वेश्चन सॉल्व करना। और क्वेश्चन सॉल्व मोस्टली क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे। बाकी फिर मैं मॉक टेस्ट लेके आऊँगा। तो अभी जो टाइप करवाए हुए हैं जिसपे मैंने 2-2 3 क्वेश्चन लिए, उन टाइप के क्वेश्चनों पे, उन टाइप के मैं बहुत सारे मॉक टेस्ट में क्वेश्चन करवाऊंगा जब आपको, तब आपको और कोई दिक्कत नहीं होगी। और कोई लैंग्वेज बनेगी तो वो भी मॉक टेस्ट में ले लूँगा ऐसे क्वेश्चन को अब मैं। ठीक है, ये थोड़ी सी जानकारी देनी थी मुझे क्लास में, तो आज मैंने दे दी है। और अब क्लास शुरू करते हैं अपन। तो पहले क्वेश्चन देखिए। और अगले वीडियो में, इससे पहली वाली क्लास में मैंने आपको करवाया था वो अनुपात वाले रेशो की, जब 2 रेशो हो गए, इनकम वाले हो गए, एक्सपेंडिचर हो गया, और फिर आपके एक्सपेंडिचर और इनकम कोई सेम हो तो अपन कैसे करते हैं। तो उसी पे 1-2 और क्वेश्चन बनते हैं किस किस टाइप के, वो देखिए। कि एक पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात क्या दे रखा है, 1-2 दे रखा है। आपके क्या दे रखा है अपन को कि भूमि है, भूमि पृथ्वी पर है, वो पानी, और किसका किसका दे रखा है, भूमि और पानी का, भूमि और पानी का जो रेशो दे रखा है वो क्या दे रखा है, 1:2 दे रखा है, 1:2 दे रखा है। और अपन को क्या दे रखा है कि उत्तरी गोलार्ध है, जो उत्तरी गोलार्ध है वहां पे जो है नॉर्थ पोल पे आपके भूमि और पानी का अनुपात है वो 2:3 है। अब पृथ्वी हो गई, एक टोटल पृथ्वी होती है, ये देखिए ये पृथ्वी है। तो इस पृथ्वी का
आधा भाग तो ऊपर हो गया, यानी कि ऊपरी गोला नॉर्थ सेंटर हो गया, और आधा नीचे वाला क्या हो गया, साउथ हो गया, साउथ पोल हो गया। तो नॉर्थ और ये दोनों हाफ हाफ हो गए। अगर मैं इनका सम क्या है, इनका सम है 3, इनका सम क्या है 5। पहले तो सम सेम कीजिए आप, इसका जो इक्वल है ये योग है, योग को सेम कीजिए। योग को सेम करने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 15 हो गए। अब आप देखिए कि ये टोटल पृथ्वी का है, पूरी पृथ्वी का रेशो है, तो मैं पूरी पृथ्वी को 2 भाग मानूं। अगर अपन पृथ्वी को अपन 2 भाग मान ले तो आपके नॉर्थ सेंटर 1 भाग हो जाएगा और साउथ पोल 1 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, इक्वल इक्वल रेशो में हो जाएगा। तो टोटल पृथ्वी को कितने भागों में बांटना है मुझे, 2 में, और नॉर्थ पोल को 1 में। अब इन दोनों के डिफरेंस से जो रेशो आएगा वो आपके साउथ पोल का आ जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध का आ जाएगा। तो इनको करिए, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नया रेशो क्या बनेगा, यहाँ से भूमि और पानी का, भूमि और पानी का जो न्यू रेशो है वो बनेगा, क्या बनेगा, 10 करोगे तो 10 और यहाँ से 20, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये नॉर्थ का है, ठीक है ना, नॉर्थ पोल का है। तो यहाँ से करोगे तो 3, 3 दूनी 6, और यहाँ से करोगे तो 3 दूनी 9। अब ये नॉर्थ पोल है, ये टोटल अर्थ है, तो यहाँ पे साउथ पोल का क्या रेशो आ जाएगा, भूमि टोटल में से ये घटा दो तो 4, और 20 में से 9 गए 11, यानी कि 4:11 आपके सही होगा। 4:11 है वो दक्षिणी गोलार्ध का आपका रेशो होगा, कि इस रेशो में आपके भूमि और पानी का अनुपात होगा। आपको एक पेंटिंग है, एक पेंटिंग में नीले रंग और सफेद रंग का क्या है, आपको अनुपात दे रखा है तस्वीर में, 5 और 4 के अनुपात में दे रखा है। नीले और सफेद रंग का क्या मानते हैं अपन, नीला रंग मानते हैं, ये हो गया नीला और ये हो गया सफेद। आपके नीला और सफेद का क्या दे रखा है, अनुपात क्या दे रखा है, 5:4, 5:4 दे रखा है। और आपको आधे भाग में, इसके आधे भाग में 7:8 के अनुपात में है, 7:8 में रेशो में दे रखा है। अगर ये टोटल है, इस पेंटिंग का टोटल है और ये हाफ है, ये क्या है, हाफ रेशो है, तो पहले तो इसको सम आपको इक्वल करना पड़ेगा। अपन पहले सम इक्वल करते हैं, सम इक्वल करेंगे तो इसका 9 सम है और इसका 7, 8, 15 इक्वल है। अब 9 और 15 को इक्वल करने के लिए मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 पंजे 45, और इसको 3 से करूंगा तो 15 या 45 हो गए। अब एक पेंटिंग होती है, ये माना मेरे पास पेंटिंग है, अब पेंटिंग में टोटल रंग तुम मेरे हिसाब से 2 यूनिट मानो, तो ये हाफ हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, यानी कि टोटल यूनिट क्या होगी, 2 आ गई। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी अपन ने क्या हाफ आ जाएगा। पता चल गया ना कैसे मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई कर, पहले मैं इक्वल कर रहा हूँ, इक्वल कर दिया। अब यहाँ पर ही देखना, एक बार मैं इसको सॉल्व करता हूँ फिर मैं बताता हूँ आपको, ये भी थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करता हूँ आपका, कि अपन यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो अब नया रेशो क्या होगा, 50। नया रेशो क्या होगा, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं नया रेशो, यहाँ आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे इसका नया रेशो क्या आ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करना, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करूँगा 50, ये नीला रंग हो गया, ये आपका सफ़ेद रंग हो गया, और यहाँ पे 10 से करोगे तो 40, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 और 21, और यहाँ से करोगे तो 8 और 24। अब यहाँ पे जो आधी पेंटिंग होगी, हाफ पेंटिंग का ये रेशो हो गया, तो हाफ पेंटिंग का टोटल पेंटिंग में से घटाऊंगा तो यहाँ से 21 माइनस करोगे 29, और 24 40 में से गए तो 16, यानी 29:16 के अनुपात में ये पेंटिंग में हाफ रेशो में होगा। आधे नीचे वाली पेंटिंग होगी उसमें आपके 29:16 में होगा, ये हो गया। अब ये तो आगे इजी सा क्वेश्चन। अब क्या होता है, जैसे कि आपको ये कंसेप्ट मुझे पता है थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा होगा, और मैं आपको ये कंसेप्ट क्या है कि ये थोड़ा उस वहाँ पे ज़्यादा यूज होगा, मिक्सर एलिगेशन और एज वाले क्वेश्चन है उसमें भी यूज होगा, तो उस टाइम मैं और बताऊंगा। अब देखिए कि इसका और सॉल्यूशन क्या है। जैसे कि आपको पता चल गया कि आपका हाफ फुल रेशो में 9 और 15 है, पहले मैंने इक्वल करा कि 45 होगा। अब मुझे पता है कि यहाँ पे ये 2 रेशो में है, ये 1 रेशो में है। 2 रेशो में क्यों है, यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि पूरी पेंटिंग है उसका मैंने टोटल भाग 2 माना, आधा ऊपर वाला और आधा नीचे वाला, यानी कि हाफ ये हो गया हाफ ये हो गया, तो इसको 1 माना इसको 1 माना, तो ये 1 लिख लिया और यहाँ पे 2 आ गए। अपन ने यहाँ पे 2 लिख लिया। अगर मुझे यहीं पर बोल दिया होता है कि ये पेंटिंग है, इसके नीला और सफ़ेद रंग 3:2 में है, 3:2 में है, तो मैं क्या करता कि यहाँ पे मैंने इतना भाग लिया कि इसका तीसरा भाग लिया है,
तो ये तीसरा भाग हो गया, ये दूसरा भाग हो गया कि इस पेंटिंग के तीसरे भाग में नीला और सफ़ेद रंग का अनुपात ये है और इसके दूसरे भाग में ये अनुपात है। तो यहाँ से मैं क्या करता कि यहाँ पे 2 न लिख के यहाँ 3 लिखता और इसको 2 करता। तो अब ये जो अनुपात आता है ये टोटल का अनुपात आ जाता। सॉरी, यहाँ पे मैं 5 लिखता तो ये 5 आ गया और यहाँ पे मैं क्या लिखता 3। टोटल अनुपात 5 हो गया, नीचे 3 आ गया और इसको अपन को किस में डिवाइड करना है 2 में। तो ये टोटल इसमें से 5 में से 3 जाएगा तो पीछे क्या रहेगा 2 अनुपात का। तो ये 2 अनुपात का रेशो आ जाएगा। फिर इसके बाद में इसमें से कटेगा तो ये 2 अनुपात का रेशो आ जाएगा। आगे जब मिक्सर और एलिगेशन के आएंगे तो उसमें बहुत क्वेश्चन आएंगे कि इसको 4:5 में बांटना है। तो अपन फिर यहाँ पे पहले इक्वल करेंगे फिर 4:5 में बांटेंगे। जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे करेंगे तो उस टाइम मैं इन क्वेश्चन को और बेहतर से समझा पाऊंगा। जब मेरे अपन क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन के साथ ही मैथ को मैं समझा सकता हूँ। ऐसे वर्बली मैं नहीं समझा सकता। लैंग्वेज के साथ में हिस्ट्री, इंग्लिश या ये समझाई जा सकती है, पर मैथ को एग्जाम्पल से मैं जब एग्जाम्पल दूंगा तभी आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे कि हाँ ऐसे क्वेश्चन में ऐसा मेथड लगाना है। तो ये समझ में आ गया। दोनों क्वेश्चन ऐसे ही है। यहाँ पर मैंने 2:1 इसलिए लिया क्योंकि मैंने वहां पे माना कि पृथ्वी टोटल गोल होती है। टोटल मैंने 2 रेशो माना, 2 नहीं तो मैं 4 मान लेता, 4 नहीं तो मैं 8 मान लेता। पर ऐसा रेशो मानना था, जैसे कि मैं ऐसा मानता कि यहाँ पे ऐसे नहीं मान सकता कि 7, क्योंकि फिर ये 3 हो जाता, ये 4 हो जाता। नहीं, इक्वल मानना, इसलिए मैं 8 मान सकता था। तो 8 मानता तो ये 4 हो जाता, ये 4 हो जाता। तो यहाँ पे इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देता, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता। तो ये जो रेशो आता है ये मेरे उसी का रेशो आता। समझ रहे हो आप क्वेश्चन को मैं क्या बोलना क्या चाह रहा हूँ, कैसे इस क्या कहते हैं इसको कैसे कराया मैंने, इसमें कैसे अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कौन सा क्वेश्चन है, उसने कितना रेशो में अपन को बांटा हुआ है, कितने रेशो में, तो उस रेशो के हिसाब से बांटना है। समझ में आ गया हो तो ठीक है, वरना और मैं आपको मिक्सर एंड एलिगेशन करवाऊंगा जब आपके, तब अपन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 671 रुपये हैं, उनकी राशि को ABCD में बांटा जाता है। 3 जने हैं, उसमें 671 रुपये बांटे जाते हैं। 671 रुपये बांटे जाते और 3, 7 और 9 रुपये बढ़ाए जाने पर परिणाम भागों का अनुपात है वो 1, 2, 3 होगा। यानी कि कोई रेशो है, A है, B है। समझिए इसको कि A है मेरे पास, B है और C है। इनके पास कोई अनुपात में रेशो है। इसमें फिर अपन क्या करते हैं कि एक में 3 रुपये बढ़ाते हैं, एक में 7 रुपये बढ़ाते हैं और एक में 9 रुपये बढ़ाते हैं। इतना रुपये बढ़ाने के बाद जो अनुपात आएगा वो अनुपात क्या आएगा, 1:2:3। ये आपका अनुपात आएगा बढ़ाने के बाद में। तो मुझे पता है कि टोटल अपन कितना रुपये बढ़ा रहे हैं, 7 और 15, 7 और 16, 16 और 3 19 रुपये। टोटल 19 रुपये बढ़ा रहे हैं, यानी 19 रुपये। तो अब उनके पास कितना रुपये हो गया, 671 तो थे ही और 19 रुपये और बढ़ गए, यानी कि 690 रुपये। 690 रुपये अब टोटल हो गए। अब 690 रुपये को इस रेशो में बांटना है, इस रेशो में बांटना। इस रेशो में बांटने के लिए मुझे 3, 2, 5 और 6, यानी कि 6 यूनिट का मान मेरे पास 690 रुपये है। 6 यूनिट का मान 690 रुपये है। तो 1 यूनिट का मान निकाल सकता हूँ। फिर आपको क्या पूछा है कि B का भाग क्या होगा। B का मान 2 है तो 1 यूनिट का मान यहाँ से निकाल सकता हूँ। 1 यूनिट का मान होगा 690 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 2। ये कर सकता हूँ। यहाँ से गया 3 बार, नहीं 2 बार, सॉरी नहीं 3 बार, और 3 से गया फिर 2 और 3 और 0, 230 रुपये। यानी कि B को कितने रुपये मिलेंगे, 230 रुपये मिलेंगे आपको। ये सा क्वेश्चन था। आपको बस ये समझना है कि कितना मिलाया जाता है, कितना भाग या घटाया जाता है, घटाने के बाद में आपको टोटल करना है। ऐसे ही एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 7,536 रुपये की राशि को राहुल, गोपाल और अप्पू के बीच में बांटा जाता है। 7,536 रुपये हैं, 7,536 रुपये है और इनको बांटा जाता है राहुल, गोपाल और अप्पू के बीच में। और 40 रुपये, 52 रुपये और 28 रुपये उनके शेयरों को कम किया जाता है टोटल, ठीक है। फिर उनकी शेष रकम 5, 9, 4 के अनुपात में होगी। अगर अपन के पास 7,536 रुपये हैं, कितने टोटल रुपये, 7,536 रुपये है, और इसको अपन बांटते हैं, और उससे पहले क्या कहा गया है कि 40 रुपये, 52 रुपये और 28 रुपये अगर कम कर दिए जाए तो टोटल रुपये कितने कम कर रहे हैं, 40 + 52 + 28 रुपये, इतना ही कम कर रहा है।
40, 52 और 28 रुपये अगर कम कर रहा है, 40 और 28 कितने हो गए, ये 60 और 80, 80 और 40 120, 120 रुपये कम कर रहा है। 120 रुपये कम करने के बाद में इसको किस अनुपात में बांट रहा है, ये 5:9:4 में बांट रहा है। इस अनुपात में फिर बाद में ये बांट रहा है, टोटल इसमें से पैसा कम करने पड़े, यानी कि 120 रुपये कम करने के बाद में इस अनुपात में बांटेगा। तो 7,536 रुपये में से 120 रुपये कम कर दो और फिर आप देख लो कि कितना आएगा। तो यहाँ पर 120 रुपये कम करोगे तो कितना आएगा, 116 यानी कि 416 रुपये, 7,416 रुपये, ये इतना आएगा आपके 120 रुपये कम कर दिए। अब इसको इस अनुपात में बांट रहे हैं, तो इसको देखिए कितना आ जाएगा, 7, 5, 14, 14 और 4 18 रुपये, यानी कि 18 की वैल्यू ये है, 7,416 डिवाइडेड बाई 18। फिर अपन को क्या पूछा है इसमें, अच्छा समझ में आ गया। पहले अपन को ये राशि निकालनी पड़ेगी, प्रत्येक की एक की, तो एक की वैल्यू दे दीजिए मुझे। एक की वैल्यू अपन निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 चौक 72, फिर 2 रह गया, 1 आ गया और यहाँ पे फिर 3 आ गया, 18 तिया 18 दूना 36, यानी कि 412 रुपये आ गई एक के 412 है। तो 5 के क्या हो गए 20 और 500 2000 क्या जाएगा 60 रुपये एक की वैल्यू। फिर यहाँ पे करोगे तो 9 बार 400 से 9 बार करोगे तो कितनी बार जाएगा 36 बार, और यहाँ पे आएगा तो 108, यानी कि 3608 रुपये। और यहाँ से करोगे, पता चल रहा है मैं 420 को 5 से मल्टीप्लाई करा तो 2060 रुपये आए, 412 रुपये को मैंने 9 से मल्टीप्लाई करा तो 3708 रुपये आए। अब 412 को मैं है ना 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 16 और 418 यानी कि 1648 रुपये आए, ये रुपये आए। अब इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन और बढ़ाया हुआ है, क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है। यही तो है क्वेश्चन की खासियत कि एग्जामिनर ऐसे ही बढ़ाता है। ऊपर वाला क्वेश्चन आ चुका है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पर ये क्वेश्चन है ये मैंने बनाया हुआ है, क्योंकि और अगर क्वेश्चन इसमें बढ़ाया तो किस लेवल का बढ़ाएंगे, तो इस यहाँ तक बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि अपन के पास ये राशि है 2060 आपके 3708 रुपये और 1648 रुपये, ये अपने पास राशि है। अब इस राशि में फिर क्या कह रहा है कि 12 36, यानी कि इसमें 12 रुपये बढ़ा दिए, इसमें 36 रुपये बढ़ा दिए और इसमें कितने बढ़ा दिए आपके 48 रुपये बढ़ा दिए। अब बढ़ाने के बाद इनका अनुपात क्या होगा ये अपन को पूछा है, तो यहाँ पे देख लीजिए क्या बढ़ाओगे तो कितना आ जाएगा 2072 रुपये, यहाँ पे बढ़ाओगे 36 रुपये तो क्या आ जाएगा आपके 3744 रुपये, यहाँ पे बढ़ाओगे तो 1696 रुपये, ठीक है 1696 रुपये। अब इनको काटिए, अब आप इनका अनुपात ज्ञात करना है, तो आपको अनुपात ज्ञात करने के लिए काटोगे अपन, किससे काटेंगे अपन, ये 4 से कटेगा, यहाँ 4 से चला जाएगा ना, सारे जा रहे हैं 4 से, कितनी बार जाएगा ये 5 बार, फिर आपके 7 रह गया, फिर 1 बार, फिर 3 रह गया 8 बार, फिर यहाँ से कटेगा ये 4 से 9 बार, ये 3 और फिर 2 रह गया तो 6 बार, ये 4 से कटा 4 2 और 4, फिर से 4 से कट रहा है क्या, फिर से 4 से नहीं कट रहा है, फिर से 2 से कट जाएगा, ये 2 से काटोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 25 और 9, और फिर यहाँ से कटोगे इसको तो 4 6 और 8, फिर आप काटोगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 1 2 212। अब देखिए तो ये आपका आंसर होगा 468 212 और 259, ये आपका आंसर होगा कि इसके जो अनुपात होगा वो इसका ये अनुपात होगा, यानी कि 7536 रुपये की राशि है, इनको बांटा जाए, पहले बांट दिया, फिर बांटने के बाद इसमें अमाउंट बढ़ाया, ये इतना रुपये जोड़ दिया जाए, इतना रुपये जोड़ने के बाद में आपका जो अनुपात होगा वो पूछा गया, तो ये अनुपात होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी की आय का अनुपात 4:5 के अनुपात में है, 4 और 5 के अनुपात में है, ए और बी को मिल रहा है ए और बी का अनुपात क्या है आपके 4:5 है, ए अनुपात बी क्या है 4:5 में है।
फिर अपन को क्या बोल रहा है कि यदि ए और बी को 2000 रुपये और 1000 रुपये की बचाता है तो ए और बी का व्यय है वो 57/7% बढ़ाता है। अब पहले तो मुझे ये बताइए कि इस फ्रैक्शन के मान क्या होगा। 57/7%, इसका मान अगर अपन निकालोगे तो एक बार पोज करके रोकना, इसका मान होगा 4/7 ये होगा, यानी कि इतना खर्चा होगा, एक्सपेंडिचर कितना होगा 7 से 4 होगा के बराबर है। तो ए और बी की कुल आय ज्ञात कीजिए। अगर इसको पहले मेथड से करें तो अपन क्या करेंगे कि मैंने क्या माना कि 4x आय मेरे पास क्या है, 4x और 5x ये मेरी आय है। और फिर खर्च क्या कह रहा है वो कि बी के व्यय के, ए का व्यय है वो बी के व्यय के 57/1/4 बराबर है, यानी कि बी का व्यय 7 है तो ए का व्यय कितना है 4 है। अब देखिए मेरे पास 4x है, टोटल आय है, इसमें से मैं 2000 रुपये घटाता हूँ, और मेरे पास टोटल आय 5x है, इसमें से मैं 1000 रुपये घटाता हूँ, तो मेरे पास वही बचेंगे 4/7 रुपये। यही आएगा। यही कहने का मतलब है क्वेश्चन का कि इस आय मेरे पास टोटल इनकम ये है, इनकम में से मैं 2000 घटा दूंगा तो मेरा जो खर्च होगा वो मेरा 4 अनुपात में होगा, कोई ना कोई 4 रेशो में होगा, 4 का कोई ना कोई मल्टीपल होगा। यही कहने का मतलब है। इसी का भी ये मतलब कि 5x मेरी टोटल इनकम है, इसमें से 1000 रुपये मैं खर्च सेव कर रहा हूँ, तो मेरा एक्सपेंडिचर क्या होगा 7 होगा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ से x का मान आ जाएगा और x का मान यहाँ पे रख लूँगे तो टोटल इनकम आ जाएगी। फर्स्ट मेथड है ये। सेकंड मेथड इसी को ऐसे कर सकते हैं अपन कि आपको पता है क्रॉस मेथड कहते हैं उसको। क्रॉस मेथड कैसे कहते हैं कि a है और मेरे पास b है, इनकम क्या है मेरे पास 4:5 में है, एक्सपेंडिचर क्या है 4:7 में। ओके, एक्सपेंडिचर ये हो गया। अब इनमें से मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ 1000 रुपये, नहीं 2000 रुपये, और यहाँ पे 1000 रुपये। ये आ गया टोटल कि यहाँ पे 2000 रुपये है, यहाँ पे 1000 रुपये है। अगर मैं ये इनकम में से, टोटल इनकम में से एक्सपेंडिचर करूँगा तो ये 2000 आ जाएंगे मेरे पास सेविंग में। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या होगा, ये कह रहा है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर इस 4 को इससे मल्टीप्लाई करोगे और इस 7 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, और इनका डिफरेंस होगा वही इसका यूनिट का मान होगा। अब अपन इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, और इसका मल्टीप्लाई इससे, और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे। इसी को कहते हैं क्रॉस मेथड कहते हैं, इसको क्रॉस मेथड से करते हैं। तो यहाँ से करोगे तो क्या आ जाएगा 728 माइनस यहाँ से करोगे तो 4×5 तो 8 यूनिट रह गया। क्या रह गया 8 यूनिट, इक्वल में 8 यूनिट के बराबर। यहाँ से करोगे तो क्या आ जाएगा, ये माइनस का है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 14 माइनस के 14,000, और यहाँ पे माइनस तो है ही है, और एक और माइनस आ जाएगा, ये माइनस तो ये माइनस 4000 आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 4000 प्लस के आ गए, ये 4000 14,000 गए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा आंसर 10,000, यानी कि 10,000 आ जाएंगे। अब 8 यूनिट को कंपेयर करना 10,000 से, इसका मान इसके बराबर है, तो 8 यूनिट इक्वल टू किसके रहेगी 10,000 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर रहेगी आपके, 1 यूनिट रहेगी आपके इसके बराबर। इसको काट दीजिए आप, कितने बार जाएगा 25 और 250, फिर चला गया तो 125, 1250 के बराबर। फिर आपको क्या टोटल इसमें क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन में कि आपको टोटल ए और बी की आय बतानी है। तो ए और बी की आय क्या होगी आपके 4 और 5, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ से। तो यहाँ से 4 से करोगे तो 0 0 और 8 और 0 और 1 और फिर 4 5, 5000 यहाँ से आ जाएंगे। 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 25 2 10 और 12 और 1 और 5 और 1 6, 6250 रुपये। ये ए और बी की टोटल इनकम आ जाएगी। यहाँ से पता चल गया मैंने कैसे करा है कि इसको मल्टीप्लाई इससे करा है, इसका मल्टीप्लाई इससे करा है, फिर इन दोनों का डिफरेंस, इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे किया, और फिर इन दोनों का डिफरेंस, और जो डिफरेंस आया उन डिफरेंस को आपस में कंपेयर कर दीजिए। तो आपके कंपेयर करने के बाद 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू आने के बाद में आपको जो पूछे, आपको एक्सपेंडिचर पूछे तो एक्सपेंडिचर निकाल सकते हो, आपको इनकम पूछे तो इनकम निकाल सकते हो। अगर आपको सेविंग पूछे तो एक्सपेंडिचर और इनकम निकालने के, इनकम और एक्सपेंडिचर निकालने के बाद माइनस करोगे तो सेविंग आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी की आय जो है वो आपके 3:5 में है। ए और बी की आय है वो 3:5 में है,
और इनका क्या है, ये इनकम है। और एक्सपेंडिचर क्या है आपके 7:6 में है। एक्सपेंडिचर आपके खर्च है वो आपके 7:6 में है। और आपके जो बचत है, सेविंग है, वो क्या है आपके 9:5 में है। 9:5 में। अगर सेविंग आपके 9:5 में है तो अपन इसको क्रॉस मेथड से कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि मैंने सेविंग को क्या माना, एक्स माना, 9x और 5x। रुकना एक बार, कैसे करूँगा मैं, देखना कि ए मान लिया मैंने और यहाँ से बी मान लिया। अभी मेरे पास इनकम 3:5 में है और ये 7:6 में है। और मेरे पास सेविंग क्या है आपके पास 9x और 5x, ये होगी। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 7×5 35, इसको मल्टीप्लाई करूँगे 6×18 -18 करूँगा। 18 35 में से 18 गए तो पीछे कितने रहेंगे, 15 और 2 17, 17 यूनिट। यहाँ से करूँगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा 9 चौक 54, 54x। और यहाँ से करूँगा 7×5 35x, 35x आ जाएंगे। अब 54 में से 35 गए तो 19 आ गए, यानी कि 19x। 17 की वैल्यू 19x के बराबर है। 17 की वैल्यू 19x के बराबर है। तो यहाँ से मैं, ये मुझे टोटल कितना दे रखा है, ये टोटल दे रखा है 14x की वैल्यू दे रखी है 33,320 रुपये। तो x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। x की वैल्यू अगर इसमें भाग दूँ मैं 14 का, तो क्या आ जाएगा आपके, एक x की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 14 दूना 28, 28 और 5 53, 14 तिया 42, 42 और 11, यहाँ पे 11 और यहाँ गया तो 112 में 14 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार। ये 8 बार और 0, 2,380 रुपये, यानी कि x का वैल्यू ये आ गई। तो 17, तो 1 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करनी है तो 19 × 2380 डिवाइडेड बाई 17। समझ में आ गया कैसे करा है मैंने। यहाँ से आप 17 से इसको डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार। 17 और 6 रह गया, यहाँ पे 3 यहाँ से और 3 यहाँ से 6 रह गया। 17 के 17 17 34 17 का 17 चौका 68, 4 बार और 0 140। 140 को 19 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी बार चला जाएगा आपके, यहाँ से करोगे तो लगभग कितनी बार जाएगा, 0 और 19 चौक 76, 6 और 7 और 19 और 7 आपके 26, यानी कि 2,660 रुपये एक की वैल्यू आ गई। अब अगर 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है तो और मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया मासिक आय क्या होगी, ए और बी की मासिक आय ज्ञात करनी, यानी 3 और 5 की वैल्यू ज्ञात करनी है। एक की वैल्यू पता है, 3 और 5 की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो इसकी 3 की वैल्यू क्या होगी, 3 की वैल्यू बता सकता हूँ मैं आपको, 0 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 1 और 18 और 1 19 और 1 और 6 और 1 7, 7,980 रुपये है वो ए की वैल्यू होगी। ए की इनकम क्या होगी 7,980 रुपये। बी की इनकम भी ऐसे ही, इसको 1 यूनिट का वैल्यू है, 5 यूनिट की वैल्यू मुझे निकालनी है, निकाल सकते हैं आप आराम से। ओके, ये क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यदि सभी पुरुष और महिलाओं की आय, यदि सभी पुरुष और महिलाओं की कुल राशि का अनुपात 6:7 है, जबकि प्रत्येक पुरुष और महिला का वेतन 2-3 है, तो पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसका हिंट दे सकता हूं मैं आपको, पर ये क्वेश्चन आपको FTW में करना है। मैं आपको हिंट थोड़ा सा दे देता हूं ताकि आपको पता चले कि कैसे करना है इसको। बाकी आपको ये FTW में करोगे तब थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होगी। सेम टू सेम क्वेश्चन है। अगर आपको पता है कि देखो कि टोटल मुझे है ना, कुल राशि है वो 6:7 में है। अगर मेरे पास टोटल इनकम है, पुरुषों की टोटल इनकम है वो क्या है 6:7 है, और प्रत्येक की इनकम दे रखा है, प्रत्येक यानी ईच पर्सन की मुझे है, वो प्रत्येक पर्सन की मुझे दे रखी है, वो क्या दे रखी है मुझे 2:3 में। तो आपको पता है कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 6/2 और 7/3 ये लिख सकता हूँ। अब यहाँ से क्रॉस करके इनका अनुपात निकाल देना आप, इजी सा क्वेश्चन है। क्यों, टोटल इनकम ये मिल रही है और एक व्यक्ति को इतनी मिल रही है, टोटल वुमेन को इतनी मिल रही है और एक को इतनी मिल रही है, तो एक महिला को इतनी मिल रही है, तो टोटल निकाल सकते हैं आप इक्वली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और थैली वाले क्वेश्चन पूछते हैं। थैले वाले यानी कि अगर इसमें 25 पैसे हो, 100 पैसे हो, तो वो कैसे क्वेश्चन करेंगे।
इन क्वेश्चन को करते हैं कि एक ठेला है, एक ठेले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। वो 25, 9 और अगर 1 रुपये के 1 रुपये के 50 पैसे के और ये हो गए 25 पैसे। ओके, अगर 1 रुपये और 25 पैसे 50 पैसे और 25 पैसे के मेरे पास है, वो है अनुपात में क्या दे रखा है, 25, 9 और 5। ये मुझे पास अनुपात दे रखा है। अगर ये अनुपात दे रखा है तो इससे अपन पैसे निकाल सकते हैं। ये सिक्कों की संख्या है, कॉइन्स की संख्या है, ये कॉइन्स की संख्या है, तो यहाँ से पैसे निकाल सकते हैं। अगर 25 ही 25 सिक्के 1 रुपये के हैं तो आपके पास टोटल पैसे कितने आ जाएंगे, ये मनी हो गया, मनी आ गया तो 25 रुपये हो गए। प्लस अगर 50 पैसे हैं और मेरे पास 9 सिक्के हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरे पास टोटल रुपये कितने हो गए, 4.5। पता चल गया 4.5 कैसे आया। आपके पास 9 सिक्के हैं और एक सिक्का 50 पैसे का है, तो 1 रुपया बनाने के लिए 2 सिक्के चाहिए होंगे। तो 2 सिक्के और 2 सिक्के यहाँ से उठाऊंगा, ऐसे ऐसे 2 का उठाऊंगा तो 8 सिक्के हो जाएंगे, तब तक 4 रुपये हो जाएंगे। और फिर आपके एक सिक्का जो 50 पैसे का बचेगा वो क्या होगा, वो आपके होगा तो 4.50 प्लस यहाँ से 25 पैसे है, 25 पैसे के 5 है, यानी कि एक रुपया बनाने के लिए मुझे 4 सिक्के चाहिए, तो 4 तो हो गए, यानी कि 1.25 पैसे हो गए। अब इन टोटल को जोड़ लीजिए, 25 और 4 29 और 29 और 1 30 और 30.75 पैसे टोटल पैसे आ गए ये। अब क्या कह रहे हैं कि ठेले में यदि टोटल धन है, वो अब उस ठेले में है, वो टोटल मेरे हिसाब से कितना, रेशो के हिसाब से कितना धन है, 30.75 पैसे। ठीक है, 30.75 रुपये, सॉरी रुपये में कन्वर्ट कर दिया ना तो रुपये आ गए। अब 30.75 रुपये है मेरे पास टोटल ठेले में है। अब इसकी वैल्यू मुझे एक्चुअल में कितने दे रखे हैं, 24.60। तो 1 रुपये की वैल्यू निकाल सकता हूँ यहाँ से, 24.60 डिवाइडेड बाई 3075। ओके, तो यहाँ पे 50 पैसों की सिक्कों की संख्या, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 9 है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 से। 1 की वैल्यू आ गई, 9 की वैल्यू निकाल सकता हूँ, यहाँ से 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। और अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप 9 की वैल्यू निकाल सकते हो और वही आपके 50 पैसों की संख्या, सिक्कों की संख्या आ जाएगी। इस कैलकुलेशन को आपको सॉल्व करना है। इससे पहले वाला क्वेश्चन करवाया था, वो FTW में दिया था, उसका मैंने हिंट दे दिया है, 2 का रेशो आपको आपस में क्रॉस मेथड करना है, क्रॉस करके आंसर निकालना, रेशो आ जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, इसकी कैलकुलेशन और वो FTW वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि सीमा के एक गुल्लक है, उसमें 1 रुपये और 2 रुपये, 1 रुपये 2 रुपये और 5 रुपये के कुछ पैसे हैं। तो 5 रुपये के पैसे हैं और इसमें आपको देखिए कैसे दे रखा है कि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या से 25% अधिक है, यानी कि 5 रुपये के अगर 4 है तो 2 रुपये के पास 5 है। ओके, और 1 रुपये का जो सिक्का है, आगे क्या कह रहा है कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से 50% कम है, यानी कि 1 रुपये का 2 है तो ये 1 हो गया। यहाँ से सॉल्व करोगे, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। इसको टोटल सॉल्व करोगे, पता है 5 दूनी 10, 5 और 9 नहीं 4। अब मेरे पास ये तो सिक्कों की संख्या आ गई, ये मेरे पास क्या आ गई, सिक्कों की संख्या आ गई, ये सिक्कों की संख्या आ गई। अब पैसों की संख्या देखिए, यदि 1 रुपये के 10 है तो 10 रुपये होंगे, प्लस 5 रुपये के 10 है तो यहाँ पर भी 10 रुपये आ जाएंगे, 5 सिक्के है ना, और 2 रुपये के प्रत्येक, तो टोटल पैसे कितने हो गए, 10 रुपये। अगर 5 रुपये के 4 सिक्के हैं तो कितने आ जाएंगे, 20, 30 और 40। 40 का मान क्या है आपके, 120, तो 1 का मान क्या आ जाएगा, 3। तो आपके टोटल सिक्के कितने हैं, 19, 19 तिया 57, 19 तिया 57, 19 इंटू 3 करोगे 57। तो ये हो गया आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी के पास कुछ धन 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है, जो कि 1/5, 1/6 और 1/7 के अनुपात में है। अब आपको इसमें क्या करना है, आपको अनुपात ऐसे दे रखा है, यहाँ पे मैंने ऐसे सॉल्व करा था। इसमें क्या दे रखा है कि सिक्कों की जो संख्या दे रखी है वो आपको कैसे दे रखी है, 1 रुपये और 50 पैसे और 25 पैसे।
इन सिक्कों की संख्या है वो कैसे दे रखी है, 1/5, 1/6 और 1/7 के रूप में दे रखे हैं। पहले आप इनको सॉल्व करना, इनको सॉल्व करने के बाद जो अनुपात आएगा वो सिक्कों का अनुपात आएगा। फिर सिक्कों का अनुपात आने के बाद में आप इसको क्या करोगे, इस पैसे में कन्वर्ट कर दोगे। जितना अनुपात 1 का आएगा उसको 1 से मल्टीप्लाई करो, कितने सिक्के कितने पैसे, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन करवाया था वैसे आप अमाउंट का रेशो आ जाएगा। अमाउंट का रेशो आने के बाद में उसमें क्या बोला है कि यदि 25 पैसे के 60 सिक्के हैं तो हो गया आपके, तो अमाउंट का भी रेशो नहीं निकालना है। 25 पैसों के सिक्कों को इस 60 सिक्कों से कन्वर्ट कर देना, उसके बाद कुल कितने रुपए है और रुपए का आपने अमाउंट निकाल दिया, उसको आप कंपेयर करके वहां से आंसर निकाल सकते हो। तो इस क्वेश्चन को आपको FTW में करना है, FTW में करना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। अगर एक हीरा है, हीरे की जो वैल्यू है, प्राइस है, वो उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है, यानी कि प्राइस है वो समानुपाती है उसके वेट के वर्ग के, स्क्वायर के समानुपाती है। हीरे को 4 भागों में तोड़ा गया, तोड़ने के बाद में अनुपात है वो कैसा रह गया, 1:2:3:4। ये आपके पास अनुपात रह गया कि इसको, अगर एक हीरा है मेरे पास, टोटल हीरा इतना बड़ा सा, मैं इसको फेंक दूं, वो टूट गया, तो टूटने के बाद वो इस अनुपात में बढ़ गया, उसके 4 भाग हो गए, 4 भाग का अनुपात है वो ये हो गया 1 2 3 4। और मैंने कहा कि इस हीरे का जो वजन है, जितना वजन है उस वजन का जो आ रहा है उसका स्क्वायर करोगे वही उसकी प्राइस होगी, उस प्राइस के इक्वल होगा, यानी प्राइस के बराबर होगा। यहाँ पर देखिए अगर हीरा टूटा नहीं होता तो वजन क्या होता, 4 3 7 7 8 9 और 10, यानी कि अगर हीरा टूटा नहीं होता तो उसका वजन होता 10 और टूटने के बाद ये वजन हो गया, तो 10 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 100। यानी कि जब नहीं टूटा था तो हीरे की कीमत है वो 100 रुपये थी। अब हीरे की कीमत क्या होगी टूटने के बाद, 1 का स्क्वायर करूंगा 1, 2 का स्क्वायर करूंगा 4, 3 का स्क्वायर करूंगा 9, 4 का स्क्वायर करूंगा 16, 10 16 24, 24 और 4 30, यानी कि अब हीरे की कीमत क्या आ गई, 30 रुपये, और यहाँ पे क्या थी, 100 रुपये। पता चल गया दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 70 रुपये। और यहाँ पर दोनों के बीच का डिफरेंस क्या दे रखा है, 2,10,000 रुपये। 2,10,000 रुपये कम हो जाते हैं, यानी कि ये आ गया 2,10,000 रुपये। ये 70 की वैल्यू आ गई यहाँ से। फिर आपको क्या पूछा है, बताइए हीरे का वास्तविक मूल्य क्या है। वास्तविक मूल्य 100 है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। 1 गया, 3 गए, 3 0 और 2 0, यानी कि 3 लाख रुपए हीरे का एक्चुअल वैल्यू जो होगी वो 3 लाख रुपए होगी हीरे की। समझ में आ गया, हीरे की एक्चुअल वैल्यू क्या होगी आपके, 3 लाख रुपए होगी। इसी का एक और क्वेश्चन देखते हैं कि हीरे को 3 भागों में तोड़ा गया, यदि इन हिस्सों का अनुपात है कि एक हीरा है उसको 3 भागों में तोड़ा गया है, हिस्सों का अनुपात है वो 6:7:8 है, और वही बोल रहा है कि हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है, यानी कि जो प्राइस है वो समानुपाती है उसके वेट के स्क्वायर के समानुपाती है। यदि हीरे के टूटने के बाद 87,600 रुपये का नुकसान होता है, होगा नुकसान। इस क्वेश्चन को वैसे भी करना है, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 49 प्लस 8 का स्क्वायर 64, इनको जोड़ोगे और फिर माइनस करोगे, टोटल कितना आ जाएगा, 8 7 15, 15 और 7 21, 21 का स्क्वायर 441 में से 441 में से माइनस करोगे, जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस को आप कंपेयर करोगे किसके साथ, 87,600 के साथ में, और वहाँ से 1 की वैल्यू निकाल दोगे, और 1 की वैल्यू आने के बाद में इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 441 के साथ में, तो आपका जो भी है वो आपके आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन में इसीलिए ये भी इसीलिए आपको दे रहा हूँ होमवर्क में, क्योंकि इजी है, जैसे मैंने करवाया था वैसे ही है, सेम टू सेम वही पैटर्न फॉलो हो रहा है, बस आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है। तो ये आप कर लेना कैलकुलेशन। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, इसमें थोड़ी कंजूसी मत करना है। और अगर कोई और भी भाई है जो पटवार की या तैयारी कर रहा है तो उसको भी बताना।